हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटी और ये यूनिट है, डायमेंशन है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, पर फिर भी मैंने लिख दिया है कि मास का जो होता है m होता है और लेंथ का जो होता है डायमेंशन वो l होता है और जो टाइम का डायमेंशन होता है वो t होता है। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है उसकी जो टेम्परेचर की केल्विन होती है, मतलब जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है, लेकिन जो उसका डायमेंशन होता है वो थीटा भी होता है। पुरानी बुक्स में थीटा मिलेगा, हो सकता है नई बुक में आपको केस मिले जो कि केल्विन को डिनोट करता है। और अगर वही इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कि एम्पियर यानी कि ए से डिनोट करता है, जो कि इसका जो डायमेंशन है वो भी ए होता है। बाकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर इसकी यूनिट कैंडेला और मोल होती है और इसका जो डायमेंशन भी है ये हो सकता है। तो ये सब तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। तो बच्चों अगर एग्जांपल देखें, सबसे पहला एग्जांपल अगर देखते हैं स्पीड या फिर आप बोल सकते हो और वेलोसिटी। देखिए स्पीड या वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, और टाइम किस में मेजर करते हैं, टी में, जो कि भी मैंने पहले लिखा था आपको। तो अगर स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन देखते हैं तो टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, lt माइनस 1। तो बच्चों अगर एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखते हैं जो कि क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब चेंज इन वेलोसिटी का क्या होता है, अभी हमने निकाला, क्या होता है lt माइनस 1 और डेल्टा t मतलब t। तो जो एक्सेलरेशन में जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा l, t है ऊपर माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस वन कितना हो जाएगा, -2। और बच्चे ये ध्यान रखो कि जो ये पावर्स है ये कि t माइनस 1, t माइनस 2, L1, इसको L1 लिख सकते हैं, इसको भी L1 लिख सकते हैं। तो ये पावर्स होती हैं, इनको ही हम डायमेंशन बोलते हैं। और जैसे आप ये देखो एक और यूनिट है फोर्स। अब देखो इससे फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका जो डायमेंशन होता है। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, m, मास m होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन निकाला L1t माइनस 2, मतलब L1 t माइनस 2। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है। अब देखो क्या हो गया, ये फोर्स का जो डायमेंशन है ml t माइनस 2। बच्चे इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत जगह इससे आपको याद कर लोगे तो इससे बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं। अब अगर एक और यूनिट देखते हैं प्रेशर की। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स। अब देखो बच्चों फोर्स आ गया यहाँ पर, फोर्स का क्या है mlt माइनस 2, फोर्स का क्या है mlt माइनस 2, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होगा, लेंथ इंटू लेंथ हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m L2 है, L ऊपर जाएगा मतलब एक L से L काट दो तो एक L ऊपर गया तो L माइनस 1 और T माइनस 2, यहाँ M के ऊपर 1 लिख सकते हो। तो इसकी पावर्स है M1 L माइनस 1 T माइनस 2, ये क्या हो गया, प्रेशर का डायमेंशन हो गया। तो इसको आप नोट कर सकते हो। तो बच्चों ऐसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो सबके अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसे डायमेंशन निकाल लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप आगे आसानी से डायमेंशन निकाल सकेंगे। तो जैसे कुछ अगर और देखते हैं, जैसे कि मान लो वर्क का देखते हैं।
वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स का हमने क्या बताया था, पीछे पढ़ा था, mlt माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, लेंथ है, डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, वर्क का क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 2। बच्चों देखो जो वर्क का जो डायमेंशन है ml स्क्वायर t माइनस 2, अब देखो ये एनर्जी का भी डायमेंशन होता है। जैसे कि आप मान लो एनर्जी है, ये एनर्जी कोई भी हो सकती है, वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, वो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, मतलब जितनी भी एनर्जी हो सकती है। क्योंकि देखिए जो वर्क का जो यूनिट होती है, जिसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। तो जो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो भी जूल होती है। तो मतलब जो वर्क का डायमेंशन है वो ही एनर्जी का डायमेंशन होगा। तो आप चाहो तो कोई भी एनर्जी दिया हो तो अगर उसका डायमेंशन पूछता है तो आप आंख मूंद के इसको लिख दो, ml स्क्वायर t माइनस 2। तो एनर्जी वर्क मतलब जिसकी भी यूनिट जो सेम होगी उसका डायमेंशन सेम होगा। तो एनर्जी का भी जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और जो वर्क की जो यूनिट होती है वो भी जूल होती है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि कोई भी एनर्जी होगी, वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, वो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका जो डायमेंशन होगा वो ml स्क्वायर t माइनस 2 ही होगा। तो आप इसको नोट कर लो। बच्चों अगर देखते हैं टॉर्क का, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों एक चीज ये ध्यान रखो कि अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप उससे आसानी से उसका डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे फोर्स है, फोर्स का हमने क्या पढ़ा था, mlt माइनस 2, और डिस्टेंस है, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे कोई भी डिस्टेंस हो, तो इसका क्या हो जाएगा, l। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2। बच्चे तो अभी बेसिक सी चीजें जो क्या बैलेंस क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हो। तो ये टॉर्क का डायमेंशन हो गया। अगर अभी स्ट्रेस का डायमेंशन देखते हैं, स्ट्रेस का डायमेंशन, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, आपको अगर नहीं पता तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जो प्रेशर का होता है वही इसका होता है। तो फोर्स का क्या लिख सकते हैं हम लोग, mlt माइनस 2 अपॉन ए कितना है, एरिया मतलब l स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ l स्क्वायर। तो ये l से मान लो कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा m, एक l ऊपर गया ml माइनस 1 t माइनस 2। तो ये जो हो गया आपका स्ट्रेस का डायमेंशन हो गया। तो बच्चों अगर एक देखते हैं, एक क्वांटिटी होती है स्ट्रेन। अब बच्चों जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई वायर है, कुछ भी है, तो उसको अगर हम पुल करते हैं, तो पुल करेंगे अगर उसको खींचेंगे मतलब अपनी तरफ, तो उसका लेंथ में चेंज होगा। तो जिसके लेंथ में चेंज होगा वो डेल्टा एल अपॉन एल, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, तो उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब डेल्टा एल क्या है, एल मतलब लेंथ है, तो ये भी एल होगी। और जो ये एल है ये भी एल होगी। तो मतलब क्या हो जाएगा, एल 0। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m0 l0 t0। तो ये हो गया। अब बच्चों जो ये होता है, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है किसी कौन सी यूनिट है जो कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो जो ये स्ट्रेन है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछता है बहुत, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो आप इसको याद रखो। और एक होता है इफेक्टिव इंडेक्स।
और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इन वन मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन अदर मीडियम। तो आप देखिए वेलोसिटी वेलोसिटी है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधा सा, मतलब ये भी हो गया, ये दोनों वेलोसिटी है, तो इसका भी जो ये है ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब इनकी जो डायमेंशन है वो कुछ नहीं थी, वो m0 l0 t0 है। अगर मान लो एग्जाम में आता है तो इसको आप नोट कर लो। बच्चों अगर एक फॉर्मूला देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, अगर इसका डायमेंशन निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर F फोर्स है, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दोनों मास है, ये उसका डिस्टेंस है। तो अगर हमको G का निकालना है तो G को हम इधर रख लेते हैं, ये इधर चला जाएगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर, और ये जो m1 है m2 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्स का क्या होता है हमने पढ़ा था, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, mlt माइनस 2, अभी आर स्क्वायर है मतलब एल स्क्वायर, ठीक है। अब जो m1 m2 है मतलब m अब देखो एक बच्चों एक m से m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा m ऊपर जाएगा तो m माइनस हो जाएगा, m माइनस 1 l स्क्वायर है, एक l है तो ये क्या हो जाएगा l क्यूब, ml क्यूब t माइनस 2। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका जो डायमेंशन होगा ये होगा। तो अगर बच्चों एक डायमेंशन देखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, बोल्ट्जमैन, तो अगर आप 11th में भी आया तो आपको ये पता नहीं होगा कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में ये पूछ लेता है, कभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लेता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है। तो अच्छा हमारे पास एक फार्मूला है पी वी इक्वल टू के टी, तो जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो के है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो हमको अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के का अगर हमको डायमेंशन निकालना है तो क्या करें बच्चों, के को हम आगे लिख लेंगे और ये क्या हो जाएगा पीवी अपॉन टी, टी नीचे आ जाएगा। बच्चे देखो कि जो P है ये प्रेशर है और जो V है ये वॉल्यूम है और जो T है ये टेम्परेचर है। हमने टेम्परेचर का बताया था, वहां पर डायमेंशन क्या होगा, टेम्परेचर का डायमेंशन हमने बताया था थीटा भी हो सकता है, और अब स्केल की बुक में जो आता है वो K मतलब केल्विन होता है, मतलब केल्विन का जो K है। तब अगर ये क्या है प्रेशर, प्रेशर का मतलब फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब वॉल्यूम को क्या हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, मतलब यूनिट हो गया लेंथ लेंथ लेंथ, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो अब क्या है टी को हम थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। अब फोर्स का, अब मान लो ए कैंसिल हो गया, अब फोर्स का क्या होगा यूनिट, मैंने बताया था आपको कि फोर्स की यूनिट याद रख लेना, तो क्या होगा mlt माइनस 2, ठीक है, mlt माइनस 2 ये हो गया, और L क्या हो गया, ये L हो गया, और नीचे थीटा, थीटा या फिर आप के लिख सकते हो। तो बच्चों इसको अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा वो होगा m1l मतलब ml स्क्वायर t माइनस 2, थीटा नीचे तो थीटा ऊपर चला जाएगा, मतलब थीटा माइनस 1,
तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा। तो बच्चे इसको आप नोट कर लो। तो बच्चों एक फॉर्मूला है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। बच्चों अगर इसका डायमेंशन निकालने तो इसका डायमेंशन निकालने के पहले आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है E इक्वल टू एच एफ। यहाँ पर E है, ये है एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब फोटोन की एनर्जी है E, और जो H है ये H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ये जो H है ये ही प्लैंक कांस्टेंट है, और जो F है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अगर हमको H यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की अगर डायमेंशन निकालनी है तो वो क्या करना पड़ेगा, E अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना होगा। एनर्जी क्या है, एनर्जी का आपको बताया था मैंने, ml स्क्वायर t-2। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम, मतलब 1 अपॉन t हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों अगर आप एनर्जी का अगर आप डायमेंशन भूल जाते हो तो एनर्जी का डायमेंशन निकालने का एक सिंपल सा, मान लो कोई भी एनर्जी दी हो तो आप हमेशा वर्ग का याद रखो। वर्ग का जो होगा, जो वर्ग की जो डायमेंशन होगी वही एनर्जी का होगा, कोई भी एनर्जी हो सकती है। जैसे कि वर्ग का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला होगा F इनटू डी, हम लोग पढ़ते हैं। तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का तो आपको याद होगा, तो क्या होगा mlt -2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा L। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा m L स्क्वायर t -2। नहीं तो आप एनर्जी के लिए इसको याद कर सकते हो। तो हम कहा थे प्लैंक कांस्टेंट का, प्लैंक कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, m L स्क्वायर t, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ml स्क्वायर t -1, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव जाएगा तो एक कम हो जाएगा इसमें से, तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर, सॉरी ये गलत लिखा हुआ, एक सेकंड, ml स्क्वायर t -1, वो डबल लिख दिया था, एक m। तो जो पावर्स होती हैं यही इसकी डायमेंशन होती है mlt के फॉर्म में। तो बच्चों इसको नोट कर लो, ml स्क्वायर t -1। तो बच्चों एक और हम डायमेंशन देख लेते हैं रेजिस्टेंस का, जिससे हमारा सारा डायमेंशन कवर हो जाएगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का अगर हम डायमेंशन निकाले हैं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अब देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वर्क डन, तो पोटेंशियल डिफरेंस है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू करंट है, तो करंट I। बच्चों ये चीज याद रखो, अभी हमने पढ़ा थोड़ी पहले कि I का मतलब जो करंट है उसका डायमेंशन क्या होता है, A होता है। ठीक है, और हमने इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला पढ़ा था, हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, तो ये देख लो, Q इक्वल टू IT, मतलब जो चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो अब बच्चों देखो ये हम इसको इधर लिख लेते हैं, W वर्क, वर्क का हमने यूनिट क्या देखा था, ये देखो अभी निकाला है ml स्क्वायर t -2। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे Q इक्वल टू IT, और लिख लेते हैं सेकंड स्टेप और IT, मतलब I इंटू T इंटू I। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, देखो क्यों है ये, क्यों की जगह क्या रख दिया IT, I इंटू T। ठीक है,
और एक आई बचा था तो ये आई यहाँ पर रख दिया। अब अगर इसको हम आगे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो वही हो जाएगा m² t माइनस 2। अगर नीचे देखते हैं, नीचे क्या है, आई की जगह हमने क्या रख सकते हैं, जो आई का डायमेंशन मतलब करंट का जो डायमेंशन होता है एम्पियर का यानी ए, तो ए ये देखो ए, फिर हो जाएगा टी, ये हो जाएगा ए। देखो टी कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं एम तो 1 ही है, एम एल भी ml² है। अब t माइनस 2, एक t ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, t माइनस ऊपर जाएगा तो t माइनस 3 हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा ml² t माइनस 3। और ये a है तो ये a² होगा, मतलब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का डायमेंशन हो गया। तो आप इसको नोट कर लो बच्चों, ml² t माइनस 3 a माइनस 2। और जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होती है, अगर आपको पता हो तो इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है। बता दे रहा हूँ, बाकी आपको इसका जो सिंबल होता है ऐसा होता है कुछ, आप आगे पढ़ोगे या तो आप हाई स्कूल में पढ़ के आए होगे, तो आप बच्चे इसको नोट कर लो। बच्चों एक टॉपिक ये समझो, एंगल का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, आप सोच के बताओ। तो एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एंगल होता है जो हम लिखते हैं sin 30 डिग्री, तो जो ये सब होता है sin 30 cos 30 cos 45, ये जो एंगल होता है इसकी डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। अब वो एंगल की जो डायमेंशन होती है वो तो रेडियन होती है, लेकिन जो इसका डायमेंशन होता है वो कुछ नहीं होता, मतलब ये डायमेंशन लेस होती है, मतलब ये क्या होती है, डायमेंशन लेस। अब जैसे मान लो sin 30 है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 क्या होगा, इसकी यूनिट है कुछ नहीं है, तो इसका जो इसके डायमेंशन कुछ निकाल सकते हैं हम लोग, नहीं निकाल सकते। तो जो ये एंगल होता है इसकी जो इसका यूनिट तो होती है, ये यूनिट है रेडियन, लेकिन जो डायमेंशन है डायमेंशन लेस है। मतलब अगर एग्जाम में पूछ लिया तो m0 l0 t0 ये दिया होगा, वरना आप 0 रूट टेढ़ा हो जाओगे, मतलब m0 l0 t0, मतलब इसका मतलब कि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है क्योंकि सारी पार्ट्स इसकी 0 है। तो एक अगर और देखते हैं, एंगल हो गया और एक होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है बच्चों, सॉलिड एंगल। अब देखो सॉलिड एंगल का मतलब क्या है, अब देखो सॉलिड एंगल क्या होता है पहले समझो। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, ठीक है, अब ये पॉइंट से आप एंगल बना रहे हैं, इस जो बोर्ड है जो ग्रीन बोर्ड दिख रहा है आपको, मतलब इस पॉइंट से आप बना रहे हैं एंगल, तो जो ये एंगल बनेगा पूरा, ये पूरा जो एंगल बनेगा ये जो एंगल बनेगा, ठीक है। वैसे मान लो ऊपर आप मान लो कैमरे की तरफ देखोगे, तो कैमरे की तरफ देखोगे तो जो आपका जो जितना भी एरिया कवर हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितना भी एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब बच्चों इसकी यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, और ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो बच्चों एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, कि ऐसी दो क्वांटिटी बताओ जो कि मतलब जिसकी तो यूनिट है, देखो यूनिट तो है इसकी भी, देखो इसकी भी यूनिट है, इसकी भी यूनिट है, लेकिन उसकी जो डायमेंशन मतलब वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए। तो ये याद रखो कि जो एंगल और सॉलिड एंगल होता है इनकी यूनिट तो है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इसको बच्चों आप नोट कर लो। तो बच्चों हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, अब आइए हम देखते हैं टॉपिक प्रिंसिपल
होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। बच्चों इसका मतलब ये होगा कि इसे आप मान लो, पहले तो समझते हैं होमोजेनिटी का मतलब होता क्या है। अब अगर आपको मान लो कोई 5 किलोग्राम शुगर दिया जाए, ठीक है, अब इसको बोला कि इसको ऐड कर दो 2 किलोमीटर डिस्टेंस में, इसको आप ऐड कर सकते हो। या फिर आपको बोला जाए 3 लीटर ऑयल है, इसको माइनस कर दो 2 आवर्स में। तो आप सोचो 5 किलोग्राम शुगर को 2 किलोग्राम डिस्टेंस में ऐड करो, क्योंकि ये दिखाता है कि होमोजेनिटी मतलब कि आप अगर कोई भी डायमेंशन या कोई भी यूनिट को ऐड करते हो तो उनकी जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर आप 5 किलोग्राम शुगर को ऐड करना चाहते हो तो वो वेट में ही ऐड कर सकते हो, मतलब कि केजी में ही होना चाहिए। यहाँ पर क्या यूनिट किलोमीटर में हो गए। और मान लो 3 लीटर ऑयल है तो ऑयल को आप घंटे में ऐड नहीं कर सकते। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो ये इसका मतलब होमोजेनिटी, मतलब आप सेम यूनिट को ही आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अब मल्टीप्लाई की बात आती है तो मल्टीप्लाई में आप किसी को भी कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई का मतलब समझ लो जैसे कि फोर्स होता है, फोर्स में अब मास भी हो गया एक्सेलरेशन भी हो गया, मतलब मल्टीप्लाई करते रहे मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पर टाइम है, तो इन पूरा डिफरेंस हो गया। तो आप मल्टीप्लाई और डिफरेंस मतलब डिवाइड दोनों कर सकते हो, लेकिन आप ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आइए उसको समझते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। इसका एक डिफिनेशन लिख लेते हैं। डिफिनेशन इसकी क्या हो सकती है कि आप जो इसकी डिफिनेशन लिख लो, दिस इज बेस्ड ऑन सिंपल fact that you can add or subtracted same quantities। अगर दूसरे शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में इसको कहें कि क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, मतलब क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन। तो जिसकी भी डायमेंशन, इसके भी यूनिट सेम हो, जैसे मान लो a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। तो अगर इसको हम ये सारी जो a b c d सब इक्वल होगी तो इसका मतलब ये हुआ। तो इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे डायमेंशन पढ़ लिया, आइए हम कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप तो नोट कर लो। तो बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, ये AIPMT 2006 में आया था, जो कि आज आप नीट देते होगे, जो आप नीट सुनते होगे ना, नीट हो रहा है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, ये नीट होता उस समय, AIPMT पहले उसका नाम था। तो ये क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ
the velocity v of a particle, the velocity v of a particle at time t, तो t है एक टाइम t is given by, ये इक्वेशन दिया हुआ, और इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन में ये दिया है कि वह a b c आर कांस्टेंट, मतलब a b c कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है द डायमेंशन ऑफ a b c, तो a b c को हमको डायमेंशन निकालना है कि a b c की डायमेंशन क्या होगी। ये AIPMT यानी नीट 2006 का क्वेश्चन है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो क्योंकि मैंने अभी बताया कि होमोजेनिटी क्या होता है, कि मतलब आप तभी ऐड या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब दोनों जो यूनिट्स हैं वो उनकी सेम होनी चाहिए डायमेंशन। अब देखो इसे, इसको क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू 80 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखो अगर v इक्वल टू 80 लिख सकते हैं, हमको a का डायमेंशन चाहिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन t। v का हमको पता है डायमेंशन क्या होगा, lt माइनस 1। कैसे होगा, अरे v क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम t ऊपर चला गया और टाइम नीचे है t, तो क्या हो जाएगा, a का t माइनस 1 चला जाएगा तो lt माइनस 2 हो जाएगा। lt माइनस 2 मतलब a का आ गया, a का जो डायमेंशन है वो क्या हो गया, lt माइनस 2। अब बच्चों यहाँ पर देखो t प्लस c है, जिसका मतलब कि हम सेम क्वांटिटी को ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मतलब जो c का होगा, तो c का सीधा सीधा निकल के आ रहा है t, यानी कि टाइम, c का सीधा टाइम हो गया। अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, lt माइनस 2, और c की वैल्यू आ गई, क्या है, c की वैल्यू है t। अब हमको b का निकालना है, b का निकालना है मतलब b अपॉन t प्लस c, इसका हो जाएगा b अपॉन t प्लस c इज इक्वल टू v, मतलब ये v के बराबर होगा। अब बच्चों ये देखो कि ये जो क्वांटिटी है सेम है तभी ऐड हो रही है, तो इसको हमेशा टोटली t ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब v अपॉन t इक्वल टू v, ठीक है बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमको b का निकालना है, तो v का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, v इंटू टी। v का क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब lt माइनस 1, और ये टाइम है, तो ये प्लस 1 है, ये माइनस 1, तो कैंसिल हो जाएगा, तो l हो जाएगा। b का क्या हो जाएगा, डायमेंशन l हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझो, तो सीधे सीधे आपको वेलोसिटी को इसके बराबर रख देना है, फिर आपको वेलोसिटी को इसके बराबर रख देना है पूरा, और c के ये तो ऐड हो जाएगा, तो c के लिए इसको बराबर रख देना है, तो आसानी से आ गया। ये बच्चों AIPMT 2006 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको अपलोड कर सकते हो। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन बच्चों IIT 2004 में आया था। अभी इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वो नीट में आया था, यानी AIPMT में आया था, क्योंकि मेडिकल का क्वेश्चन था। तो अभी मैं एक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो आप इसको देखो। एक क्वेश्चन है, इन द रिलेशन p इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e की पावर माइनस अल्फा z अपॉन k थीटा, जहां पर p क्या है, प्रेशर है, और z क्या है, डिस्टेंस है, सॉरी z क्या है, डिस्टेंस है, और k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और थीटा क्या है, टेम्परेचर है। तो पूछ रहा है आपको कि बीटा का जो डायमेंशन क्या होगा। बच्चों IIT क्वेश्चन है, आप पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो। तब तक मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो आपका लिखा है कि 30 का पावर 6, ठीक है, या कुछ भी लिखा है, तो जो पावर्स होती है वो पावर्स हमेशा डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। वैसे मान लो 30 किलोग्राम ये लिखा है, लेकिन जिसकी यूनिट, जिसकी पावर की यूनिट है वो तो कुछ नहीं होती ना, वो तो डायमेंशनलेस होती है, मतलब उसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो इसलिए हमेशा रखना है कि जो भी पावर्स होती हैं वो हमेशा डायमेंशनलेस होती हैं, किसी की भी पावर्स हो, ठीक है। तो देखिए ये पावर्स है तो डायमेंशनलेस होगी, तो हम इसको लिख लेते हैं अल्फा जेड अपॉन के थीटा इक्वल टू m0 L0 T0, मतलब ये क्या है, डायमेंशनलेस है।
तो हम पहले क्या करते हैं कि हम अल्फा का फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा के थीटा अपॉन जेड, ठीक है, ये हो गया। चलो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 1। अब क्या है देखो बच्चों, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो यूनिट होती है आप उसको जो ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मतलब उसको तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, इसको इधर लेके आएंगे तो p माइनस अल्फा अपॉन बीटा जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, के थीटा अपॉन जेड, और क्या है बीटा, ठीक है। अब उनको बीटा निकालना तो बीटा की वैल्यू इधर भेज देते हैं, बीटा को इधर भेज देते हैं, मतलब चलो इधर देख लेते हैं, बीटा इधर आ गया तो जो p है प्रेशर नीचे आ जाएगा, के थीटा अपॉन जेड पी। अरे तो बीटा को इधर भेज दिया और p को नीचे भेज दिया। अब k क्या है, k जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को निकाला। अगर आपको याद हो तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन थी वो थी, जो इसकी डायमेंशन थी वो थी कि ml स्क्वायर t माइनस 2 थीटा माइनस 1, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन था ये था, ठीक है। तो अगर हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वो लिखते हैं, क्या है ml स्क्वायर t माइनस 2 थीटा माइनस 1, और ये थीटा इसमें है, इसकी टेम्परेचर को डिनोट करता है। अब ये क्या है, जेड, जेड क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं एल, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। अब पी, पी क्या है प्रेशर। अब प्रेशर का अगर हम देखें, प्रेशर का क्या था, यहां से निकाल लेते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब ml t माइनस 2 अपॉन a, मतलब यहाँ पर एल स्क्वायर था तो ये कट गया तो क्या हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2, ये होता है ना। ml माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक m से एक m कैंसिल हो गया, एक l से एक l कैंसिल हो गया, t माइनस 2 से t माइनस 2 कैंसिल हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या l सिर्फ, हाँ क्या बचा, l ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया इसका डायमेंशन, ये हो गया इसका आंसर। वाह बड़ा सिंपल था, इसको रख दो ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सोचो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा को एग्जाम में ऐसे दिया होगा m0 l1 t0, हो सकता है थीटा भी दे दे 0, तो आप कंफ्यूज जाओगे कि यार इतना सारा यूनिट डायमेंशन दे दिया, लेकिन देखिए सबकी पावर्स क्या है 0 है, सिर्फ l1 है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक मिनट, ये एक एल ये है, एक ये एल, अच्छा हाँ एल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एल स्क्वायर हो जाएगा, मैंने एल को ध्यान नहीं दिया, अभी देखा, कोई नहीं, कमेंट में बोलने से पहले एक बार देख लेना वीडियो को पूरा। एक एल ये है, एक एल ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, अब अगले लेक्चर में इसके आगे का लेक्चर देखेंगे।